लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। जैसा कि हमने आपका पिछले वीडियो में आपको मतलब मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करके किए थे हम लोग, और सेकंड वीडियो उसी क्वेश्चन का सेकंड, इसमें से हम लोग जैसे जीके और जीएस है, तो ये जीएस का सवाल होगा, जनरल साइंस से सवाल होगा। तो हम लोग इसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग समय नहीं कमाएं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, इसमें से 51 नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनिया नाइट्रेट में है जहां H इक्वल टू ए, हाइड्रोजन इक्वल टू 1, नाइट्रोजन इक्वल टू 14, ऑक्सीजन इक्वल टू 16। तो आपको इसको सॉल्व करके पहले आपको बनाना है और तब जाके आप इस चीज़ को आप यहाँ पे देखें। जैसे हम बनाएंगे तो आप ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक बार बता देते हैं, फिर आप एक बार बना लेंगे। चलिए नाइट्रोजन 14, तो यहाँ पे आपको देखना है कितने अणु हैं इसके, एक यहाँ पे 2, तो 14 दूनी 28 हो गया। इसको भी जोड़ेंगे, यानी आप 10th में पढ़े हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन एक है, यानी अणु उसके हो गए 4, तो 4 हो जाएगा। तो इसके बाद ऑक्सीजन का कितना संख्या है 3, तो ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 48, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना पुट जाएगा 48 4 52 और 52 14, सॉरी यहाँ पे 14 दूनी 28 होना था, यहाँ पे 28 होता, तो 28 4 32, 32 48 आपका जाके हो जाता है 80। हाँ 80 लगभग, 80 लगभग नहीं, 48 4, जैसा कि इसमें हो जाएगा आपका 80। तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, तो 28/80 गुना 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत निकल जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 35% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर। 7.1 ग्राम क्लोरीन का एसटीपी पर आयतन है, एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इसका 22.4 लीटर आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी डिकम्पोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रभाव होता है, किसके प्रभाव से होता है? जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रभाव किसके प्रभाव से होता है? वो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत बताना, जो कि राइट आंसर है आपका, हम बता देते हैं 0.2 लगभग होता है इसका, लेकिन यहाँ पे 0.25 है, वैसा इसमें है नहीं, तो इसलिए यही हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर ए नंबर। तो निम्न में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? इसमें बताना है कि इसमें एल्यूमिनियम नहीं है। इसमें हमारा को देखिए एल्निको में भी है, ड्यूरेलियम में भी है और मैग्नीशियम में भी है, और जर्मन सिल्वर में नहीं है एल्यूमिनियम, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक जो प्रयोग होता है, कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? देखिए हम आपको एक बताना चाहेंगे, उसमें लोहा और पोटेशियम का उत्प्रेरक प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे लोहा और क्या है मोलेब्डेनम है, लोहा और प्लेटिनम है, मोलेब्डेनम और प्लेटिनम है, जो कि इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिली साल्टपीटर नाम है, किसका नाम है चिली साल्टपीटर? आप इसका बहुत सारे नाम रहता है, मतलब एक केमिकल जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNH3 सोडियम नाइट्रेट का, इसका यानी तो इसका जो होगा सोडियम नाइट्रेट होगा, तो इसी का बहुत सारा नाम होता है चिली साल्टपीटर, और इसका रासायनिक नाम तो हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट, इस तरह से हो गया। स्टोरेज बैटरी में अम्ल का प्रयोग होता है, स्टोरेज जो बैटरी मतलब चार्ज को स्टोरेज करता है उसमें किस चीज़ का अम्ल का प्रयोग, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए स्टोरेज लगा चुका है, जबकि बैटरीज अगर हम जैसे एक होता है स्टोरेज और एक होता है, तो स्टोरेज बैटरी है में अम्ल का प्रयोग, तो किसका होगा, इसमें हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होगा H2SO4। इसका आपको कभी कभी पूछ भी देगा, जैसे बैटरी स्टोरेज बैटरी का मतलब सूत्र बताएं, जो उसमें अम्ल रहता है उसका सूत्र बताएं, तो H2SO4 इसका सूत्र हो जाएगा, और ये अम्ल है। तो अगर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कभी कभी इसका भास्मिकता पूछ देता है, क्योंकि ये अम्ल है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर जितना ये पावर 2 है, तो ये हो जाएगा इसकी भास्मिकता क्या हो जाएगा 2, इसकी भास्मिकता हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक V2
O5 का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है ये हम आपको बता दें, ये मतलब किससे किस में होता है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा किसका उत्प्रेरक V2O5 का। तो इसमें सोडियम एसिड ऐसे कुछ है, तो उससे इनमें जो कि इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें हमको लगता है सस्पेंस है, इसको आप एक बार देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा 60 नंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक है यानी यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये भी नहीं है, तो इसका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा C4H10 असंतृप्त कार्य यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। CnH2n-2 का IUPAC नेम देखिए होता है, इसका IUPAC नेम CnH2n है, CnH2n होता है, और उसके बाद फिर एक होता है CnH2n+2, फिर एक CnH2n-2। तो इसका देखिए अल्कीन एक अल्काइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्काइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैलोजन है, हैलोजन क्या है? एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो हैलोजन एक प्रकार की है, जी हाँ, चूंकि यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। आप कभी कभी हम आपको एक चीज़ बता देना चाहेंगे, कभी कभी आपको सवाल समझ में ना आए तो इसका इंग्लिश भी पढ़ लें। हैलोजन इज क्या है? एडिशन रिएक्शन। चूंकि आपको कभी कभी आपको एडिशन मालूम होता है, हैलोजन एडिशन है, जैसा हम अभी कंफ्यूज हो गए थे, एडिशन है, उसी तरह यहाँ पे हमने देखा तब जाके हमको समझ में आया। अच्छा ये संकलन यहाँ पे दिया था जो कि हमको समझ में नहीं आया था, तो इसीलिए इसका हो जाएगा हैलोजन है संकलन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 64 नंबर सवाल है, तत्व ए बी सी एवं डी में सबसे आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व होगा यदि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न हो। तो इसका आप खुद बनाएं, इसको ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला सवाल है, तो इसमें आसानी से 10th में केमिस्ट्री में दिया हुआ, तो उसको देख के आप बनाएं, तब जाके हम आपको बताएंगे। आप कमेंट में लिखें, उसके नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, क्षरण होती है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रिया रिएक्शन में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में किसमें क्रिस्टल में जल उपस्थित है? निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है? तो किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा में, जो है कि क्रिस्टल में जल उपस्थित रहता है। तो नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, NaKSO4 क्या है? इसको आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी संकुलन लवण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4 संकुलन लवण। चलिए नेक्स्ट है, अम्ल ए बी सी एवं डी का पीएच मान क्रमशः 1, 2, 3 और 4 है, इनमें सबसे शक्तिशाली अम्ल है। हम आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहेंगे, इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कभी कोई अम्ल इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पीएच स्केल होता है, आप भी पढ़े होंगे, अगर नहीं तो देख लेते हैं। इसमें एक यहाँ पे उदासीन होता है, यानी इसका उदासीन वैल्यू 7 होता है, और 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, और 7 से इधर जो रहता है वो अम्लीय होता है और अम्लता बढ़ती जाती है, और इधर जो होता है वह क्षारीय होता है, और इधर क्षारीयता बढ़ती है। यानी 7 से प्लस जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो यहाँ पूछ रहा है ए बी सी डी का पीएच मान 1, 2, 3, 4 है, तो अम्लता क्या होगी? इनमें सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन हो जाएगा? इसमें शक्तिशाली अम्ल, चूंकि यहाँ पे अम्ल एक अंतिम में आएगा तो इसलिए अम्ल 1 यानी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और पीएच हम आपको बता दें, पीएच स्केल को खोजा कौन था? सोरेनसन। कौन सोरेन? उसका पूरा नाम है सोरेन पेडर लॉरिड्ज सोरेनसन, यानी जो पीएच स्केल के फाउंडर है, यानी खोज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है कब? अम्लीय विलयन में या क्षारीय विलयन में या उदासीन विलयन, किस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय विलयन में, यानी एसिड सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर सवाल, FeCl3 के बनाने में फ्यूड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, यानी इसमें आपको बताना है FeCl3 के बनाने में फ्यूड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो
तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा FeCl3 को शुष्क रखने के लिए। चलिए अगला सवाल है, एक यौगिक एक जलीय विलयन में NH4OH बूंद बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यौगिक ए है, क्या है? इसमें आपको बताना है, इसको आपको बताना है यौगिक ए क्या है। क्योंकि ये अप्रोक्स 10th बेसिस का सवाल है, आप बताएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, एक यौगिक 1 मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल है, तो यौगिक का अनुभार है, अनुभार बताना है। जिसमें इसमें बताया गया है कार्बन का 1, क्योंकि हम जानते हैं मोल 1 मोल बराबर सब चीज़ यानी 22.4 लीटर इसका आयतन होता है। और अगर ये 1 मोल हो गया और उसके बाद बोल रहा है ऑक्सीजन के 2 मोल यानी ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया CO2। तो CO2 का आपको बताना है, तो कितना कार्बन का अनुभार कितना होता है 12 और प्लस इसका 16, 16 दूनी 32 यानी हो जाएगा कितना 44 इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का अनुमान, तो जैसे कि इसमें H2 हम जल H2 है, तो पहला होता है कितना है इसमें 18 ग्राम है, चूँकि हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 ग्राम हो गया। तो इसमें पूछ रहा है 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का इसमें जब हम जानते हैं 18 ग्राम में हमारे ऑक्सीजन का मान कितना है 16 है, तो हम 36 ग्राम में कितना हो जाएगा 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 32 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंप 100 किग्रा पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टंकी में 10 सेकंड में चढ़ता है, तो उसकी शक्ति निकालना है। शक्ति हम जानते हैं, शक्ति का क्या होता है सही मात्रक, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, और वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, यानी कार्य की इकाई को हम क्या कहेंगे वाट कहेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति की इकाई वाट है। जूल प्रति सेकंड होता है, तो जूल हम यहाँ पहले कार्य निकाल लेंगे, तो क्या होगा कार्य यहाँ पे हो जाएगा Fs, हम जानते हैं Fs cos थीटा होता है, तो Fs यानी लिया जाता है, तो Fs को हम लिख सकते हैं mgh, तो mgh यहाँ निकालें। मास दिया हुआ 100 किग्रा, g दिया हुआ हमारा, और g तो ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन 10 लिया जाता है। उसके बाद h हाइट कितना 20 मीटर, इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका कार्य जो आएगा यानी 20,000 न्यूटन आएगा, तो 20,000 न्यूटन, और यहाँ पे सेकंड कितना 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 2000 वाट हो जाएगा। तो इसी को हम कह सकते हैं 2 किलो वाट, यानी 1000 बराबर 1 किलो होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 किलो वाट यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। हम आपको एक टॉपिक इसका लीवर का नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे, तो उसमें से हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। क्योंकि लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम कब होगा, सदैव 1 से कम होगा, इसको हम आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइप में जैसा कि हमारा होता है, फर्स्ट टाइप में एक एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट टाइप कैंची होता है, इसमें हमेशा 1 से, चूँकि हमेशा नहीं मतलब 1 से बड़ा 1 से छोटा और 1 के बराबर भी हो सकता है इसमें कैंची यानी फर्स्ट प्रकार के लीवर में। तो ये फर्स्ट प्रकार के लीवर में यानी फलक्रम भार एवं बल के बीच है। चूँकि हम बल यहाँ पे लगाते हैं और फलक्रम जो है यहाँ पे होता है और भार यहाँ पे रहता है, तो ये तो नहीं हुआ कि फलक्रम भार एवं बल के बीच होना चाहिए, फलक्रम भार एवं बल के बीच होना चाहिए, बीच हो, ये वाला गलत हो जाएगा। ये किसमें कंडीशन 1 से छोटा होगा, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, तो 1 से छोटा होगा तृतीय प्रकार में। तृतीय प्रकार आपको उसका उदाहरण याद रखना पड़ेगा, एक यानी रोटी पकड़ने वाला चिमटा जो होता है, क्योंकि उसमें बल हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे घूमता है और यहाँ पे रोटी पकड़ा देते हैं, यानी यहाँ काम होता है। तो ये तृतीय प्रकार में जो कि यानी कब कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम बल लगाते हैं, बल फलक्रम एवं भार के बीच, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को टॉपिक को कवर करेंगे, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है जी 76 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ MA भार L एवं
बल ई में संबंध यानी इफोर्ट एंड लोड के बीच संबंध क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है मतलब आयास आयास भुजा बटे भार भुजा। तो आयास भुजा भार भुजा और एक सूत्र होता है भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। तो इसमें से अगर हम यांत्रिक लाभ का सूत्र यानी आयास भुजा बटे भार भुजा निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा भार बटा आयास, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका अपवर्तन कोण है। तो जल में उसका अपवर्तन कोण क्या है? तो उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, यानी चूंकि सीधा जाती है, अगर ये तिरछी आती तो जाके अपवर्तन की ध्रुव मुड़ती, लेकिन ये सीधा आती है तो वो रिफ्लेक्ट ना करेगी और वो सीधा ही चले जाएगी, तो यानी 90 डिग्री पे ही होगी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है, यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई बतानी है। चूंकि हम जानते हैं हाइट ऊंचाई का अनुपात जो है कि अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है, तो इसमें से अनुपात 9 बटे दूसरे की हाइट यानी वास्तविक गहराई हो जाएगी बराबर 4/3। तो दोनों को सॉल्व करेंगे जो कि 6.25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। 79 नंबर, बिंदु जिसके किरणें बिना विचलन होते हुए गुजरती है कहलाता है। जिसका विचलन किए हुए गुजरती है उसका कहलाता है। चूंकि हम जैसे अगर दर्पण में ही देख लेते हैं, जो कोई भी किरण अगर आती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन एक जो होता है यहाँ से अगर हम पोल से गुजारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो सीधा मतलब जाती है। तो यानी हो जाएगा उसका राइट आंसर पोल यानी ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट है, पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्दे पर अगर छवि बनाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग इसमें उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है और को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेमी है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समतल उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास है। परिदृश्य यानी देखने योग्य। हम एक रेंज आपको बता देते हैं। एक रेंज होती है जैसे यानी 3 पॉइंट होता है, यानी 2 पॉइंट यहाँ लेते हैं। 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक के भाग को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, यानी एंगस्ट्रम होता है, यहाँ से एंगस्ट्रम होता है। और हम एंगस्ट्रम जानते हैं 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻10 मीटर के बराबर, 10⁻10 मीटर के बराबर। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम को हम विजिबल रेंज यानी दृश्य प्रकाश कहते हैं। और उससे पहले वाले को हम क्या कहेंगे? अदृश्य किरणें, यानी उसके बाद वाले यानी इसी को हम कहते हैं यानी इससे पहले वाले को हम लोग पराबैंगनी किरण कहेंगे और इसके बाद वाले को अवरक्त किरण बोलेंगे। पराबैंगनी किरण जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन सी परत रोकती है? आप भी जानते हैं ओजोन परत उसको रोक लेती है, जो पृथ्वी पर कैंसर रोग जैसे पैदा करती है, तो इसको रोक लेती है। तो वो 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, वो पराबैंगनी किरण का। अवरक्त किरण से ही हमारा क्या होता है, कपड़े वगैरह जो सूखते हैं वो अवरक्त किरण से सूखते हैं। और हम जो ये विजिबल रेज होता है इसको हम देख सकते हैं 3900 से 7800 तक। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि इसमें अप्रोक्स दिया है जो कि 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, चूंकि 7800, तो इसका यही राइट आंसर 4000 से 7800 एंगस्ट्रम, सॉरी 8000 एंगस्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत क्या है आपको बतानी है। देखिए अल्ट्रावायलेट लाइट का सोर्स जो है ये कहा अप्रोक्स बहुत सारा है, जैसे मरकरी वेपर लैंप्स है, उसके बाद हेलोजन लैंप्स है, इस तरह बहुत सारा है। लेकिन इसमें से कंफ्यूजन है, हमको लगता है सोडियम वाष्प लैंप ये तो नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विद्युत बल्ब पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्घ्य 30 सेमी है और वेग 3 यानी वेग, चूंकि यह प्रकाश का वेग है, क्या आवृत्ति है तो इसका बताना है। जिसकी तरंग दैर्घ्य 30 सेमी है, तरंग दैर्घ्य यानी तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है तो लैम्डा दिया हुआ है 30, और हम जो है कि यहाँ पे प्रकाश का वेग दिया है तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू निकालना है 1/λ यानी 1/30, या एक और होता है, एक और सूत्र होता है वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो यानी इसका हो जाएगा, तो वेवलेंथ कितना है, तरंग दैर्घ्य हमारा है 30 और वेलोसिटी हमारा कितना है 3 × 10⁸। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे 3 × 10⁸ होना था और बाय 30 होनी थी, तो जो कि इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 3 3 कर दिया 10⁸, यानी इसका राइट आंसर इसमें तो है नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता हो जाएगी, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो उसका तीव्रता आधी हो जाएगी, तीव्रता यानी इसका तीव्रता पूछ रहा है, उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, किसमें, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता यानी हर्ट्ज में मापते हैं, फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी ये है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापा जाता है, तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। सॉरी हम मिस्टेक कर दिए थे, हम बोल रहे थे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है प्रतिरोध का सवाल। दिए गए बिंदु x एवं y के मध्य प्रतिरोध है, x और y के बीच प्रतिरोध बतानी है। चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये समांतर क्रम में कहला गया, तो समांतर क्रम यानी इसका सूत्र जानते हैं आप, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो प्रतिरोध को सीधा आप जोड़ सकते हैं, R1 R2 इस तरह से जोड़ के बैठा सकते हैं, लेकिन अगर समांतर क्रम में रहे तो वहाँ पे हम समांतर क्रम का सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से बहुत इनफाइनाइट टाइम यानी 1/Rn तक जा सकते हैं। तो इस तरह इसका सूत्र होता है। इस तरह आप बनाएंगे और इसको सॉल्व आप करें, और ज़्यादा चूँकि आप 10th अगर पढ़े हैं तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अच्छे से पढ़े हैं, तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल 88 नंबर, 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम हो, तो सीरीज में जुड़े हुए समांतर श्रेणी क्रम में इस बैटरी को 1 आमीटर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है 1.6 ओम का प्रतिरोध एवं आर प्रतिरोध से सीरीज में जोड़ने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो आर का मान आपको बताना है। इस सवाल को भी आप सॉल्व करें, क्योंकि ये भी अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट, एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट। बिजली खर्च की दर 5 प्रति यूनिट है, इसे 5 घंटे लगातार चलाने पर बिजली का खर्च होगा। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चूंकि हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा इसका ये हो जाता है। तो इस तरह से हम देख लेंगे यहाँ पे कितना 3 किलोवाट है ही, और ये 5 घंटे तक लगातार चलती है, तो 3 × 5 तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 किलोवाट घंटा हो गया। 15 किलोवाट घंटा यानी 15 यूनिट, तो 15 यूनिट तो 5 यूनिट, 1 यूनिट का 5 रुपया पड़ता है, तो 15 यूनिट का 75 रुपया, तो कितना हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में है, इसका राइट आंसर बतानी है। तो इसको बदलने के लिए जैसे हम जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल अप्रोक्स होता है, क्योंकि 4.184 होता है तो 2 लिख सकते हैं, तो इसमें से इतना जूल हुआ, तो इसमें और हम किग्रा में बदलने के लिए इसको 1000 से हम भाग देंगे नीचे में, तो ये ऊपर जाएगा, तो यानी यहाँ पे 10 रख लेंगे, 10 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4.2 × 100,
तो इसको हम कर सकते हैं, यानी अगर हम 0.42 और 10⁻³ लिख सकते हैं। 10⁻² है तो एक जीरो बढ़ा इधर बढ़ा है तो यानी 10⁻³ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 है, N2O है, CH4 है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। एक तरल ए जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम एवं तापमान 120 डिग्री सेल्सियस दूसरे तरल बी में मिलाया जाता है, जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। मिलाने पर परिणामी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तरल बी का प्रारंभिक द्रव्यमान था। यदि तरल ए की विशिष्ट ऊष्मा 0.8 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस एवं तरल बी की विशिष्ट ऊष्मा इतना है, तो इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे ये हीट के चैप्टर से है, जो कि है MLT इक्वल टू MLT2, M1L1T1 इक्वल टू M1L2T2। इस सूत्र पे आप बनाएंगे तो जब बन जाएगा। आप 10th में भी पढ़े इस सवाल को, और ये अच्छा सवाल है, इजी भी सवाल है, इसको बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम तत्वों में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम होगा। आयनीकृत विभव का मान किसका कम होगा? तो इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि पहला आता है सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, तब सिलिकॉन, तब जाके लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, बी नंबर। आवर्त सारणी के किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या, तो इसमें से पीरियोडिक टेबल हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल की संख्या समान रहती है, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप पीरियोडिक टेबल को देख लें अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पीरियोडिक टेबल से लगभग मिनिमम एक या दो क्वेश्चन जरूर ही रहता है, यानी ITI के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल है, 1 किलोग्राम बल बराबर है किसके बराबर है? चूंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बल 1 न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो यानी 1 न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 किलोग्राम बल यानी 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे। एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करेगी, वस्तु के भार पर भी निर्भर करेगी, और स्पर्श क्षेत्र पर भी निर्भर करेगी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलती हुई साइकिल का पहिया करता है कौन सा ये होता है? क्योंकि उसमें घूर्णन गति मात्र, ऐसा तो नहीं है सिर्फ घूर्णन गति नहीं होता है, उसमें ट्रांसलेशन गति मात्र, घूर्णन एवं ट्रांसलेशन दोनों होता है, क्योंकि घूरती भी और दूरियां भी तय करती हैं, तो ये हो जाएगा घूर्णन एवं ट्रांसलेशन गति। अर्घ मात्रक है, अर्घ, चूंकि अर्घ एक छोटा रूप है जूल का, जूल से छोटा अर्घ होता है, तो हम लोग जानते 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 जूल किसका होता है? कार्य करने की कितना कार्य, यानी कार्य करने की दर नहीं, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, तो अर्घ भी किसका हो गया? कार्य का मात्रक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन जो कि मतलब जीवित अंग से नहीं बना हो, तो कोयला भी है जीवाश्म, ये तो नहीं होगा। फिर बायोमास भी है, पेट्रोलियम भी है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा जो इससे जीवाश्म नहीं है, सब जीवाश्म है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। और अंतिम सवाल है, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा F×v, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग ने इस वीडियो में जनरल साइंस को कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीके को कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को आप देखें, अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, ताकि आपको भी दोस्त देख सके। चलिए जय हिंद दोस्तों।